नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कमेंट किया था सर प्लीज PHIE 143 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताइए सर। एंड स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात ये करूँ कि देखिए आपको जो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बहुत ही रिसर्च किया। मैंने जून 25 में जो बनाया था वही क्वेश्चंस मुझे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट लगा। मैंने रिसर्च किया, इस बार भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पिछली बार भी मैंने आप लोगों को बताया था पर्यावरण का इतिहास में BHIE 143 में कि कितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। और ये मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ये मोस्ट क्वेश्चन टोटल कितने 21 क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ। मोस्ट क्वेश्चन देखिए, ये जून एग्जाम के लिए मैंने बनाया था, बट ये दिसंबर 25 के लिए भी बनाया था। मुझे लगा था कि दिसंबर 25 में भी इम्पोर्टेंट होगा, और ये दिसंबर 25 ही नहीं, जितने बार एग्जाम होंगे ना ये हर बार रिपीट होंगे, क्योंकि ये रिपीटेड सभी जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन है ना सभी इसमें डाल दिया मैंने, जो कि ये 25 में 26 में 27 में कभी भी इधर एग्जाम हो जाता है। ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट, मतलब सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। सो स्टूडेंट्स, मैं आप लोग दिखा देता हूँ। ये देखिए, आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, ये वीडियो को रोकर क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, तो ये सब का क्वेश्चन है 10 नंबर तक। आप देखो इस वीडियो में जो मैं कराने वाला हूँ, देखिए ये टोटल 21 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 21 क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में आपको मैं 10 मोस्ट क्वेश्चन करवा देता हूँ, मतलब कि यहाँ तक इस वीडियो में मैं आपको 10 नंबर तक कराता हूँ। नेक्स्ट वीडियो आपको कल ही मिलेगा और उस वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा 21 तक। ठीक है, 11 के बाद 21 नहीं, पार्ट 1 ये वीडियो रहेगा आपका पार्ट 1। सो ध्यान से समझिएगा, और टाइम नहीं होने की वजह से मैं ज्यादा समझा नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं ऐसे लैंग्वेज में बनाया है, मैंने ऐसे लैंग्वेज बनाया है जो आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। सो ध्यान रखिएगा, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, पढ़ते ही ये क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आने वाले हैं। ध्यान से सुनिए, एयरपोर्ट लगा लीजिए, कान में ब्लूटूथ लगा लीजिए। और आप लोग कहाँ से देख रहे हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल देखो, वीडियो को लाइक नहीं कीजिएगा मैं वीडियो ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगा। सो वीडियो देखते समय आप लाइक कर दीजिए, है ना। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए और शेयर कर दीजिए। टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। आपका ये कोड है BHIE 143, पर्यावरण का इतिहास है ना। किसका इतिहास? पर्यावरण। आप लोग जानते हैं ना पर्यावरण क्या है? हमारे आसपास जितने भी चीज देखते हैं ये सभी आपके पर्यावरण ही तो है। पेड़ पौधे, मनुष्य, जीव जंतु जो भी देखते हैं, जितने भी चीज दिखते हैं सभी क्या है? हमारा पर्यावरण है। इसी से रिलेटेड ये इसमें क्वेश्चन होंगे, पर्यावरण से रिलेटेड है ना, इसका इतिहास है। और पर्यावरण में इतिहास के बारे में बता रहा है। इतिहास मतलब पुराने समय का पर्यावरण को आपको यहाँ पर क्वेश्चन, पुराने समय में जो पर्यावरण था उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन है, नदी घाटी सभ्यताओं द्वारा किस प्रकार जल संसाधनों का प्रबंधन किया जाता था? तो आप देखो, देखिए सुन, आप क्वेश्चन तो ही पता चलता है, क्वेश्चन इतिहास का है ना। नदी नदी घाटी सभ्यता है ना, ये तो नदी घाटी सभ्यता बोला तो ये भाई इतिहास की बात कह रही है ना। तो इतिहास के बारे में है, ध्यान समझिएगा। ये जल पर संसाधन जो बोला, नदी बोला, ये सब क्या है भाई? ये तो पर्यावरण ही तो है। सो ध्यान समझिए, नदी घाटी, फिर से समझिए क्वेश्चन सुनिए कि नदी घाटी सभ्यताओं द्वारा किस प्रकार जल संसाधनों का प्रबंध किया जाता था उस समय। तो देखिए, अभी जिस तरह से खेती करना आसान हो गया है, नए नए मशीनें आ गए, नई नई तकनीकों के माध्यम से आसानी से किया जाता है। देखो, अभी का खेती करना बहुत ही आसान हो चुका है पहले की तुलना में। पहले क्या था, नई नई, पहले तो वही मेहनत, हाथ दिन रात मेहनत करके करना पड़ता था खेती, है ना। तो मैं उसमें क्या होता था, किसान अगर खेती करने के लिए जुताई करता था तो पर पूरा दिन लग जाता था। अभी वही काम 1 घंटा में, 30 मिनट में, 15 मिनट, 20 मिनट में हो जाता है। मतलब ये दिन भर का काम घंटों में हो जाता है मशीन से। नई नई तकनीकें आ गई हैं। तो लेकिन हमें अभी के बारे में बात नहीं कर रहा है, लेकिन पुराने समय के बारे में बात करना है ना। तो नई नई तकनीकों के माध्यम से आसानी करना आसान हो गया, मतलब खेती करना आसान हो गया है। तो लेकिन इसका इतिहास बहुत अलग है। पहले तो नदी घाटी, ध्यान सुनिए आप, पहले तो नदी घाटी सभ्यताओं द्वारा जल संसाधनों का प्रबंधन सिंचाई सिंचाई नहरों, जलाशयों, कुओं और जल निकासी प्रणालियों के माध्यम से किया जाता था। उस समय की सभ्यताओं ने जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए उन्नत तकनीकों का उपयोग किया, जैसे कि वर्षा जल संचयन और बाढ़ नियंत्रण। ठीक है,
तो देखिए मैंने शॉर्ट में बताया है, अगर आप समझने वाले स्टूडेंट्स हैं आप समझ गए होंगे, और इनसे रिलेटेड आप अपने मन में सोच सोच के बहुत सारे लाइन लिख सकते हैं। ठीक है, तो हिंट जरूरी है। नोट्स का मतलब क्या है नहीं कि पूरा क्वेश्चन आंसर है, मतलब कि अगर 500 वर्ड 400 वर्ड में लिखना है तो 400 वर्ड का आंसर मैं आपको दे दूं, नहीं। आपको क्या करना है, उतना ही लाइन दिया जा रहा है जितना से हिंट आपको मिले, समझ में आ जाए, बस हो गया। चलो, क्वेश्चन नंबर आपका 2 है स्टूडेंट्स, वैदिक युग तथा प्राचीन भारतीय नदी घाटी सभ्यताओं के काल के दौरान वनों में, वैदिक युग तथा प्राचीन भारतीय नदी घाटी सभ्यताओं के काल के दौरान वनों को किस प्रकार देखा जा सकता था, है ना, जा सकता था। ये टिप्पणी करिए, कैसे पहले देखा जाता था वैदिक काल के अनुसार और प्राचीन भारतीय नदी घाटी सभ्यताओं के काल के अनुसार। तो देखिए, वैदिक युग और प्राचीन भारतीय नदी घाटी सभ्यताओं में वनों को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। इस युग में क्या होते थे, यहाँ पे वनों को बहुत सम्मान क्या करते थे लोग, वनों का क्या करते थे, सम्मान करते थे। जीवन का अभिन्न अंग किसे मानते थे, वन को मानते थे। और वे न केवल प्राकृतिक संसाधनों का स्रोत था बल्कि अत्यधिक और सांस्कृतिक महत्व भी रखते थे। वैदिक युग तथा प्राचीन भारतीय नदी घाटी सभ्यताओं के काल में वनों का संरक्षण एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी। सो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, मध्यकालीन भारत में जल प्रबंधन तकनीकों की क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। मध्यकाल में जो जल प्रबंधन की जो तकनीक था क्या था, ध्यान समझिए। भारत मध्यकालीन भारत की बात करूं तो मध्यकालीन भारत प्राचीन भारत और आधुनिक भारत के बीच का काल है ना, बीच भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास की अवधि को दर्शाता है। उस समय में जल प्रबंधन के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता था, जिनमें कुओं, नहरों, टैंकों और जलाशयों का प्रयोग किया जाता था। सिंचाई के लिए टेकली, चरस और साक्या जैसे जल उठाने वाले उपकरणों का उपयोग किया जाता था। नदियों पर बांध बनाकर पानी को रोककर जलस्तर को बढ़ाया जाता था, फिर नहरों के माध्यम से खेतों तक पहुंचाया जाता था। क्वेश्चन नंबर आपका 4 था, क्वेश्चन नंबर 4 है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्रारंभिक आधुनिक भारत में रोग एवं महामारियों पर क्या करना, टिप्पणी करना है। प्रारंभिक आधुनिक भारत में हैजा एक प्रमुख रोग था जो महामारी का रूप ले चुका था, और अन्य रोगों की बात करूं तो चेचक, प्लेग और तपेदिक जैसी बीमारियां भी बहुत अधिक रूप में फैली हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, पर्यावरणीय इतिहास क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 था पर्यावरणीय इतिहास, पर्यावरण का जो है इतिहास क्या है। तो पर्यावरणीय इतिहास की अगर बात करें तो इसका इतिहास वर्तमान समय की तुलना से बहुत ही अलग था। पहले के पर्यावरण में एक अलग ही प्रकार की सुगंध थी। उस समय लोगों को कोई लालच, लोभ नहीं था। पर्यावरण को क्षति पहुंचाने का लोभ भी नहीं थे। पर्यावरण को क्षति पहुंचाने का लोग पर्यावरण के हर रोग में रंगना अच्छी तरह से जानते थे। देखो, कोई भी देखो ये नहीं चाहते थे कि लोगों का कोई लालच नहीं था, लोभ नहीं था पर्यावरण को क्षति पहुंचाना। उस समय पर्यावरण को क्षति पहुंचाने का कोई लोभ नहीं था लोगों को। अभी क्या करते हैं, पर्यावरण को, पेड़ पौधे को अगर बात करें आसपास की, तो उसे काट कूट के क्या करते हैं, सड़क बना लिया, घर बना लिया, हॉस्पिटल बना लिया, या फिर मंदिर बना लिया, या फिर बहुत सारी चीजें लोग बना लेते हैं। तो ये सब नहीं भाई, हमारा पर्यावरण ही हमें जिंदा रखा है ना। तो इसीलिए पर्यावरण को बचाना चाहिए, और पर्यावरण में खास करके वनों को ध्यान देना चाहिए, और इनके रंग में रंगना अच्छी तरह से जानते थे, और हमेशा पर्यावरण की रक्षा की ही बात करते थे। पहले का पर्यावरण अभी की तुलना में अधिक हरा भरा था। अभी की तुलना, अभी जैसे आप देखते हैं अगल बगल के पर्यावरण को देखते हैं तो यहाँ पे आपको हरा भरा कम नजर आता है, लेकिन पहले हरा भरा था। यह न केवल मानव गतिविधियों के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को देखता था, बल्कि यह भी समझता है कि प्रकृति मानव समाज को कैसे प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में जल प्रबंधन की क्या कैसी थी, इस प्रकृति पर क्या करना है, टिप्पणी करना है। तो उस समय में जल प्रबंधन एक अत्यंत विकसित प्रणाली थी, जिसमें जल निकासी, सिंचाई और जल संरक्षण के लिए उत्कृष्ट योजनाएं शामिल थी। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा, देखो सिंधु घाटी सभ्यता को ही कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है, उस समय अपनी शहरी नियोजन और जल प्रबंधन प्रणाली के लिए
सिंधु घाटी सभ्यता या फिर कहूँ तो हड़प्पा सभ्यता बहुत ही प्रसिद्ध थी। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, साम्राज्यवादी विषय के रूप में वनस्पति विज्ञान के उदय पर टिप्पणी कीजिए। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि यह साम्राज्यवादी आखिर है क्या। साम्राज्यवादी एक ऐसी नीति है जिसमें एक शक्तिशाली देश दूसरे देशों पर अपना राजनीतिक, आर्थिक या सांस्कृतिक नियंत्रण स्थापित करने का क्या करता है, प्रयास करता है। साम्राज्यवाद के उदय के साथ वनस्पति विज्ञान एक शक्तिशाली उपकरण बन गया जिसका उपयोग यूरोपीय शक्तियों द्वारा अपने औपनिवेशिक विस्तार और नियंत्रण को मजबूत करने के लिए किया गया था। वनस्पति उद्यान संग्रह और वैज्ञानिक अभियानों के माध्यम से यूरोपीय लोगों ने न केवल पौधों के बारे में ज्ञान प्राप्त किया, बल्कि उन क्षेत्रों पर भी नियंत्रण स्थापित किया जहां से ये पौधे आते थे। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स आपका 10 है, वैश्वीकरण के प्रभाव ने विकास की पुनर्कल्पना को किस प्रकार प्रेरित किया। अब पहले से ही कहीं ज्यादा वैश्वीकरण का मतलब वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं का निर्माण करना है जो हम सभी की रक्षा करते हैं ना। तो देखो क्या रहा, वैश्वीकरण के प्रभाव ने विकास की पुनर्कल्पना को किस प्रकार प्रेरित किया। तो अब पहले से कहीं ज्यादा वैश्वीकरण का मतलब वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं का निर्माण करना है। मतलब पहले की तुलना में अभी वैश्वीकरण में बहुत ज्यादा विकास हुआ है। अब देख सकते हो हर काम अब पूरे दुनिया में फैल जाता है, कोई भी बिजनेस आता है पूरा दुनिया में फैल जाता है, आसानी से घर बैठे हो जाता है ना, जो हम सभी की रक्षा करती है। हमारी विकास और संघर्ष शोध टीमें सरकारों और गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर गरीबों को कम करने गरीबों को कम करने और 200 करोड़ लोगों के लिए बुनियादी सरकारी सेवाओं का बेहतर बनाने के लिए काम करती है वैश्वीकरण। ठीक है, जिनके पास शारीरिक असुरक्षा की कमी, वैश्वीकरण आप समझते हो ना, जो ये वैश्वीकरण पूरे दुनिया को एक गांव की तरह, एक बाजार की तरह मानता है ना। तो क्योंकि शासन अनुपस्थिति है, ये क्या करा ध्यान समझिए, जिनके पास शारीरिक सुरक्षा की कमी है क्योंकि शासन अनुपस्थित है या उन्हें बाहर रखा गया है। यहाँ पर बात करते हैं, ध्यान से समझिए, इसको अच्छा से पढ़ेंगे ना समझ में आने लगेगा। बात करें तो पर्यावरणीय इतिहास की, तो वैश्वीकरण ने विश्व को एक गांठ में बांध दिया जिससे लोगों का विकास का मार्ग सामने आया और आज पूरा विश्व को बहुत ही अधिक लाभ होता है वैश्वीकरण से। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय दर्शन में वनों तथा जल के महत्व की क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। भारतीय संस्कृति मूलतः आरण्यक संस्कृति रही। जन्म से ही मनुष्य का नाता प्रकृति के साथ जुड़ा रहता है। वन कई आवश्यक लाभ प्रदान करते हैं जिनमें मीठे पानी के प्रवाह को विनियमित करना शामिल है। विनियमित करना और क्षेत्रीय वर्षा, सॉरी, विनियमित करना उसका क्या है, क्षेत्रीय वर्षा पैटर्न को प्रभावित करना क्या है, शामिल है, जो कृषि और शहरों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय दर्शन के अनुसार वनों तथा जलों को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। वनों को जीवनदायी माना जाता है जो हवा और पानी को शुद्ध करते हैं और वर्षा लाने में सहायक होते हैं और मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। जल को भी जीवन का आधार माना जाता है और इसे पवित्र और पूजनीय माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट, देखिए जिसे क्वेश्चन है कि भारतीय पारिस्थितिकी नारीवाद पर क्या करना, टिप्पणी लिखना है। भारतीय पारिस्थितिकी नारीवाद भारतीय पारिस्थितिकी नारीवाद नारीवाद और पर्यावरणवाद का एक क्या है, संगम है। भारतीय पारिस्थितिकी नारीवाद नारीवाद और पर्यावरणवाद का क्या है, एक संगम है जो महिलाओं और प्रकृति के बीच संबंधों को क्या करता है, उजागर करता है। विशेष रूप से पितृसत्तात्मक है ना, पितृसत्ता मतलब पुरुष प्रधान, जो पुरुष में जिसमें पुरुष ही सब होते हैं, पुरुष सबसे बड़े होते हैं ना। अब देखिए फिर से यहाँ पर देखिए, फिर से समझिए, भारतीय पारिस्थितिकीय नारीवाद नारीवाद और पर्यावरणवाद का एक संगम है जो महिलाओं और प्रकृति के बीच संबंधों को क्या करता है, उजागर करता है। विशेष रूप से पितृसत्तात्मक समाजों में उनका शोषण करता है। यह आंदोलन इस बात पर जोर देता है कि महिलाओं और प्रकृति दोनों एक ही पुरुष प्रधान में समान रूप से उनका शोषण किया गया। यह न केवल पर्यावरण की रक्षा के लिए बल्कि महिलाओं को सशक्त बनाने और सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए भी क्या है, संघर्ष करता है। सो स्टूडेंट, इस तरह से आपका क्या होगा, मैंने जो कि
10 मोस्ट क्वेश्चन करवा दिया, सो हैंडी 10 आपका है। सो स्टूडेंट्स आपका जो कि 10 मोस्ट क्वेश्चन करवाया, आपका फर्ज होता है ना चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं तो कीजिए। आपको नेक्स्ट पार्ट जो करवाऊंगा इसे बहुत अच्छे से, मतलब इससे ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा, अच्छा से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। और उसे मैं समझाऊंगा भी, थोड़ा टाइम की प्रॉब्लम था, मैंने नहीं समझा पाया सही से। आप लोग थोड़ा सा नोट्स पढ़ लीजिएगा, नोट्स पीडीएफ मैं टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा। और देखिए स्टूडेंट्स, इसमें पासवर्ड लगे होंगे, ध्यान रखना, पासवर्ड आपको इंस्टा में मिलता है, ये बात याद रखना। सो मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। प्रेम से रहो, प्रेम से बोलो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड बेस्ट ऑफ लक।